खिड़की वाला पेंट करने के लिए। हेलो। जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक है, कहाँ पे हो? सबकी यहीं हो? हॉस्टल में है सर। हैं, पटना में ही? सर घर आ गए हैं, बहुत लोग घर चला गया है। चले गए हो? अब कैसे मन लगेगा घर में? घर पे ही मन लगता है सर। अरे यार, पिछला बार तो सब उबिया दिए हैं, बिना क्लास का घर पे मन लगता है। सर इस बार कोई बात नहीं ज्यादा सर, दिन रहने आराम पे से नहीं कॉलेज लगता को खोलेंगे। चलो कोई नहीं, अटेंडेंस भेज दोगे आप लोग कि हम ही करें उपाय? सर भेज देंगे, हैं? सर भेज देंगे। हॉस्टल बंद हो जाएगा तब ना दिक्कत हो सर। बात सही है, हॉस्टल तो अभी खुला हुआ है ना। तो करें, 36 लोग आ गए। पिछले लेक्चर में कितने लोग? सर 45 46। 5-7 लोग। हम लिंक ओपन रखते हैं पहले से भी, 2-4 लोगों का तो मेल आता है कि लॉगिन लॉगिन लॉगिन, तब भी डिले क्यों करते हो? चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, है ना? स्टार्ट करें ना, कि कोई दिक्कत है? चलिए, तो आज हम लोग वाटर पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए थे, सोर्सेस ऑफ वाटर, क्या क्या वाटर के सोर्स हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, कैसे हम किसी सोर्सेस ऑफ वाटर, जो भी सोर्स है वाटर के, उससे क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर है और पोर्टेबल वाटर है, उसके दो अहम क्वालिटी है, दो इम्पोर्टेंट क्वालिटी होना चाहिए।
that is water must be safe and water must be wholesome. Whole safe and wholesome water is mainly considered as potable water, or you can say बेस्ट क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। तो सेफ वाटर मतलब जो हमारे लिए सेफ हो, अगर हम बहुत लंबे समय तक भी उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे हेल्थ के ऊपर उसका कोई डेलेटोरियस इफेक्ट नहीं हो। और होलसम मीन्स, इन जनरल टर्मिनोलॉजी वी कैन से होलसम मीन्स जो आपको एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए और उसका कोई बॉडी पे अफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वाटर जो भी पोर्टेबल वाटर होता है दैट मस्ट बी सेफ एंड होलसम होना चाहिए। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कैसे वाटर को आप सेफ और होलसम कहते हैं। सो फ्री फ्रॉम द पैथोजेंस, बिकॉज पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट होगा उसमें तो हमें डिजीज कॉज करेगा, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। फ्री फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल्स, जो भी अगर केमिकल्स प्रेजेंट है वो भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। प्लीजेंट टू टेस्ट, अगर टेस्ट आपको प्लीजेंट नहीं है, आपके मन के हिसाब से नहीं है, देन वो होलसम नहीं हो सकता है, आपको एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। एंड यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ये आपके डोमेस्टिक पर्पस जो भी आपके खाना बनाने से लेके जो भी आपका घर पे एक्टिविटी है वाटर रिलेटेड, वो उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। दीज क्राइटेरिया अगर कोई भी वाटर फुलफिल करता है दैट वाटर कंसिडर्ड एज द सेफ एंड होलसम वाटर, ठीक है इतना। ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए? पोर्टेबल वाटर दैट इज सेफ एंड होलसम होना चाहिए। और सिंपल वर्डिंग में इसे आप कह सकते हैं फ्री फ्रॉम द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड्स दैट हैव डेलेटोरियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, और हेल्थ जो भी है ह्यूमन एनिमल हेल्थ। तो प्योर वाटर मीन जनरली नेचर में है कि नहीं, अगेन क्वेश्चन मार्क है। और जनरली प्योर वाटर डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में कोई प्योर वाटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज इट गेट्स सर्टेन सॉर्ट्स ऑफ द नेचुरल पॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से डिजॉल्व्ड गैसेस है, डिजॉल्व्ड मिनरल्स है, नेचुरल सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स जो भी है उसके हिसाब से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होता है फिजिकल कंटामिनेंट्स के रूप में, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस इन्वायरमेंट में परसिस्टेंट है, आगे भी आते हैं। कुछ पॉल्यूशंस ऐसे हैं जो वाटर को, कंटामिनेंट्स ऐसे हैं वाटर के जो कि मैन मेड सोर्सेज से आ सकता है। That is the sewage, that is the most important because it contains all sorts of the microorganisms that presents in our fecal material। और भी है डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर भी अगर वो कंटेन कर रहा है, सीवेज का वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर्स एंड द सर्टेन सॉर्ट्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है, ये भी आपका लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स कंस्टिट्यूट करता है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज, किस इंडस्ट्रीज का कौन सा इफ्लुएंस है इसके हिसाब से ये सोर्स हो सकता है, वो हमारे एक्टिविटी के द्वारा ही जनरेट होता है। एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स का पेस्टिसाइड्स यूज होता है हमारे यानी खेतों में, फर्टिलाइजर्स यूज होता है। सो ये सब भी एक प्रकार का हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए पॉल्यूशन का सोर्स होता है, वो हमारे द्वारा किया गया है। जो भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल बेस्ड होता है केमिकल पॉल्यूएंट्स, वो में कंटेंट्स बेस्ड ऑन नेचर, कहाँ से क्या सोर्स है उसका, डिटर्जेंट, सॉल्वेंट, साइनाइड्स, हेवी मेटल्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड, बहुत सारा है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ब्लीचिंग डाई, पिगमेंट, सल्फाइड्स, अमोनिया, टॉक्सिक, बायोसाइडल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब जो अगर केमिकल्स है इसमें बहुत मैंने मैक्सिमम केमिकल्स जो है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ और एनिमल्स जो भी हेल्थ के लिए मैंने कह सकते हैं कि डेलेटोरियस और डिजीज कंडीशंस के लिए एसोसिएटेड हो। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, ये तो केमिकल देख लिए हम लोग बायोलॉजिकल देखते हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में बहुत सारे ऐसे जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वाटर के थ्रू हमें और एनिमल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। खासकर याद रखने वाला जो है हेपेटाइटिस ए एंड ई, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है वाटर। पहले भी आपको डिस्कशन में बताया होंगे कि 5 हेपेटाइटिस का जो टाइप है ए बी सी डी ई, तो इसमें बी ए जो है और ई जो है इसका हमेशा ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से होता है। अनफिकल अनहाइजेनिक हैंड प्रैक्टिस और वाटर और फूड जो भी है वो अगर कहीं ना कहीं से कंटामिनेट हो रहा है फीकल मटेरियल के थ्रू, देन हेपेटाइटिस ए और ई का ट्रांसमिशन होता है, हो सकता है, प्रोबेबल हो सकता है।
इसके अलावा जो बी है और सी, बी, सी और डी जो है, बी जनरली ये सब माना जाता है पेरेंटल ट्रांसमिशन। डी तो बी और सी को कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से आपका कांटेक्ट एक्सटर्नल कोई भी आपका आइडर नीडल है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, किसी भी समय आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से उसको कांटेक्ट में आने के बाद ही उसका जनरली ट्रांसमिशन होता है। डी जो है मेनली बी के इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई डी स्टैंड्स फॉर डिपेंडो वायरस, वो डिपेंड करता है बी के इन्फेक्शन। हम डिटेल नहीं जाएंगे, हो सकता है आप यूनिवर्सिटी सेगमेंट में आप इसे डिटेल में पढ़िएगा। दूसरा है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो वायरस जो भी है, ये भी बेस्ट जो सोर्स है इसका वो सीवेज माना जाता है और वी कैन से फीकल मटेरियल। आप अगर इसका जो टीकाकरण देखते हैं पोलियो का, है ना, कितना डोज कैसे कैसे पड़ता है टीका, कोई एक आदमी बताएगा? और घर में कोई तो होगा छोटा, अपना याद नहीं होगा तो। तो 2 ड्रॉप्स दिया जाता है उनको। हाँ, तो 2 ड्रॉप जिंदगी के तो दिया जाता है, लेकिन उसके पहले भी दिया जाता है कुछ। देखो आईपीवी और ओपीवी पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी बच्चे का आप वैक्सीनेशन चार्ट देखिएगा तो आफ्टर बर्थ जो है पोलियो का आईपीवी इंजेक्शन पड़ता है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन पड़ता है। वो क्या करता है कि आपको प्रोटेक्ट तो करता है। दूसरा जो होता है कि जब बाद में जो 2 ड्रॉप आपकी बात कर रहे हैं, ये 5 साल के उम्र तक लगभग एज तक कंटिन्यूअस पड़ता है। जब भी प्रोग्राम चला पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम, तो उसके अंदर में कंटिन्यूअस ये चलता है। ये ओपीवी है। ओपीवी जनरली क्या करता है कि आपको गट इम्यूनिटी प्रदान करता है, गट म्यूकोसिस। किसी का म्यूट कर लो और आवाज नहीं तो साइड में आवाज को थोड़ा ब्लॉक करो। तो पोलियो माइलाइटिस में ओपीवी आईपीवी तो आपको प्रोटेक्ट कर दिया, आपको पोलियो के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन कर दिया। पोलियो वायरस में ये कैपेसिटी होता है, ये गट म्यूकोसा में मल्टीप्लाई करता है और कॉन्स्टेंटली फीकल मटेरियल में एक्सक्रेट होते रहता है। तो ओपीवी हमेशा जो है इसीलिए जरूरी है कि कम्युनिटी प्रोटेक्शन के लिए, आईपीवी आपका सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, ओपीवी कम्युनिटी प्रोटेक्शन। आप में मल्टीप्लाई कर रहा है, बाई चांस इन्फेक्ट भी हो सकते हैं, बट जनरली आप फीकल मटेरियल में आपका ये अगर आपका कहीं सोर्स से आप इंगेस्ट भी करते हैं वाटर और फूड के थ्रू पोलियो वायरस को, बट वो आपको म्यूकोसा में, गट म्यूकोसा में वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, और मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसका एक्सक्रेशन रेट अफेक्ट होगा। तो आप भी प्रोटेक्टेड हो गए और आपका कम्युनिटी के लिए आप सोर्स भी नहीं, सोर्स की तरह काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आप कोरोना वायरस को ले सकते हैं, कोरोना है कि आप अगर इम्यून है तो ठीक है, आप दूसरे के लिए सोर्स नहीं हो सकते, नहीं इम्यून है तो, बट इसमें ओपीवी और आईपीवी का अच्छा खासा कंसेप्ट है। कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज रोल ऑफ आईपीवी वैक्सीन, व्हाट इज रोल ऑफ ओपीवी वैक्सीन, अपना नॉलेज के लिए भी। रोटा वायरस है, इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि नॉर्वॉक वायरस है, सार्स तो नहीं कर सकते, चलो स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्ड वायरस नया नया बहुत सारा नाम आया है, वो सब पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। बट इतना हेपेटाइटिस ए और ई, पोलियोमाइलाइटिस, रोटा, ये सब मोस्ट कॉमन जो वायरल डिजीज है वो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। बैक्टीरियल में टाइफाइड, पैराटाइफाइड अब वेल नोन है, आपका ह्यूमन एक्ट है, और मेनली फीकल मटेरियल के थ्रू ह्यूमन रिजर्वायर से ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन होता है। बैसिलरी डिसेंट्री और एशेरिया इन्फेक्शन, कोलरा है, विब्रियो कोलरा अगेन वाटरबॉर्न, वेल नोन वाटरबॉर्न डिजीज है, और लेप्टोस्पायरोसिस दैट इज बेल्स डिजीज आपका अगेन वाटरबॉर्न आता है। इसके अलावा भी बहुत सारा आता है, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में जो भी दिया हुआ है बुक में उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। प्रोटोजुअल में हमें वेसिस एंड जियार्डियासिस, ये दोनों मोस्ट कॉमन वाटरबॉर्न प्रोटोजुअल इन्फेक्शन माना जाता है। पैरासाइटिक में राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हाइड्रेटेड डिजीज, ये सब वाटरबॉर्न हो सकते हैं। के अलावा भी बहुत सारे एक्वेटिक हॉस्ट होते हैं, जैसे स्नेल है शिस्टोसोमियासिस के लिए, साइक्लोप्स है, गिनिया वॉर्म डिजीज आपको पहले भी हम बताए थे। अभी नाउअडेज दिस डिजीज गेट्स इरेडिकेटेड एंड इट्स काउज्ड बाय द ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। तो फिश टेप वॉर्म है, ये सब जो है वाटरबॉर्न हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में मान के चलिए, अगर फ्लोरीन है, डेंटल हेल्थ, जैसे फ्लोरीन का बेस्ट रोल माना जाता है डेंटल हेल्थ के लिए, ये जरूरी भी है, और एक्सेस होने पे डिफिशियंसी भी डिजीज कॉज करता है और टॉक्सिसिटी भी डिजीज
कॉज करता है। 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर क्लोरीन का रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है दैट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंटल कैरीज। तो इसका अगर डिफिशियंसी होता है तो डेंटल कैरीज होता है, हाई लेवल है तो मॉटलिंग ऑफ डेंटल इनामेल, ठीक है, और ऑस्टियोफ्लोरोसिस, ये सब डिजीज, डेंटल फ्लोरोसिस और ऑस्टियोफ्लोरोसिस इसके टॉक्सिसिटीज। तो बैलेंस अमाउंट में क्लोरीन भी चाहिए। साइनाइड है जैसे ये भी अगर हाई नाइट्रेट, अगर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन वाटर में हाई है तो साइनोसिस भी बच्चों में होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम और लाइकवाइज आप पढ़े होंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस में अगेन ये फेवरेबल, एक ही फेवरेबल कंडीशन है, दिस इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, दैट इज द हार्डनेस ऑफ जो वाटर होता है इसका सम वाट इसका जो है जो अफेक्ट होता है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन में प्रोटेक्टिव अफेक्ट और बेनिफिशियल अफेक्ट का क्या है नहीं है हमें नहीं पता है। तो अगेन इनएडुकेट यूज ऑफ वाटर, अगर आप वाटर का इनएडुकेट और से कर रहे हैं तो सीजल्ला, ट्राइकोमा, कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि ये आपके पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब भी आपका डिजीज के लिए बुक ने ये इसको कोरिलेट किया है। इंसेक्ट ब्रीडिंग और इन और नियर वाटर में भी अगर है तो बहुत सारा जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, खासकर मलेरिया, फैलेरिया, रो वायरस, बहुत सारा वेक्टर बॉर्न डिजीज आपको पता है, सब आपका सब लगभग इसी से रिलेटेड है वाटर पोल्यूशन। तो थोड़ा सा मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो अगर आप जजमेंट करते हैं कि ये वाटर सुटेबल है कि नहीं है, then you have to go for physical, chemical and bacteriological quality of water. नॉर्मल जो ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स हैं, जो ये क्राइटेरिया नहीं जानते हैं वाटर क्वालिटी का, देन ओनली आप देख के कह सकते हैं ये साफ पानी है तो पीने लायक है। वो सिंपली जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वालिटी देख के वाटर का बात करते हैं, कलर देख के, टर्बिडिटी देख के, लाइकवाइज। तो फिजिकल क्वालिटी और वाटर के कुछ पहलू हैं, उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द टर्बिडिटी। टर्बिडिटी ऑफ वाटर जो है जनरली आप नेफेलोमीटर, ये याद रखिएगा, नेफेलोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया जाता है। और जो रिप्रेजेंटेशन यूनिट है दैट इज एनटीयू, दैट इज नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, और 5 एनटीयू तक ये आपका कम होना चाहिए, इसे चलेबल है, मैंने चलने लायक जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी है टर्बिडिटी का वो 5 एनटीयू तक मान्य है। और अगेन अगर टर्बिडिटी है तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस, खासकर जो मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्शन जो ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है उसके एक्टिविटी को, ये हम देखेंगे जब ब्लीचिंग पाउडर का एक्टिविटी एक 2 लेक्चर टेस्ट बाद मिलेगा आपको, उसके एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जाम डिटर्मिनेशन और एग्जामिनेशन कर रहे हैं वाटर का, वहाँ भी अफेक्ट करता है। और जनरली एस्थेटिक कंसिडरेशन, आप उसको इतना आसान से आप पैलेटेबल नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो कलर है, सो कलर जनरली वाटर का कोई कलर नहीं होता है, और बहुत सारे हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे कि कलर इंडेक्स कैसे प्लैटिनम कोबाल्ट रेशियो के बेस में निकालते हैं। और दूसरा यूनिट भी रिप्रेजेंटेशन का है, तो TCU, ट्रू कलर यूनिट करके भी हम मेजर करते हैं। वो प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे एनवायरमेंटल हाइजीन में सब डिटेल वहाँ करवाने का भी और बताने का भी। तो आप लोग लिंक पे हैं, हमारा तो ऐसे कैसे हो गया? आपका सर नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो टेस्ट आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, रुक जाए एक मिनट। आ रहा है सर, अच्छे से आ रहा है। नहीं तो फिर अपना नेटवर्क से लगाएंगे। टेस्ट जो है वाटर का अगेन पैलेटेबल होना चाहिए, और नॉन कोई भी प्रकार का जो आपको टेस्ट मैंने अल्ट्रा टेस्ट लगता है तो नहीं होना चाहिए। वाटर का अगेन एक्चुअल वे में कहें तो कलर भी नहीं होता, कोई ऑर्डर भी नहीं होता, किसी प्रकार का टेस्ट भी नहीं होता, बट वो टेस्ट मस्ट बी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कुछ केमिकल क्वालिटी का बात करते हैं, तो क्लोराइड्स है, ये वाटर में ऑलवेज प्रेजेंट होता है। इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो प्लेस टू प्लेस के हिसाब से वेरीज करता है। और
नॉर्मल रेंज जो है ग्राउंड वाटर का मेनली 200 मिलीग्राम पर लीटर, और मैक्सिमम परमिसिबल जो लेवल है इसका 600 मिलीग्राम पर लेवल है। बट ये हम कहेंगे, हम देंगे चार्ट एक आपको लास्ट में, उसमें वाटर का जो भी क्वालिटी है इस पर BIS के हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे आपके लिए, वो देंगे आप उसको। एग्जाम में जनरली बहुत सारे लोग BIS वैल्यू पूछते हैं, उस कंडीशन में आप थोड़ा सा ग्रॉसली, सबका नहीं, ये सब तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट आर्सेनिक हो गया, क्लोरीन हो गया, लीड हो गया, मरकरी हो गया, ये सबका हाईली इंपॉर्टेंट का सब्सटेंसेस का आपको आना चाहिए। सर आ गया। रुक जाए यार, स्टेबल करते हैं। तो हार्डनेस जो है आपको पता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो बाइकार्बोनेट आयन है, इसके अलावा बहुत सारा का परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस होता है वाटर में। तो वाटर में एक हार्डनेस का लेवल के हिसाब से वाटर को कैटेगराइज किया गया है। आवाज नहीं आ रहा है सर। श्योर नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। तो यार मैं तो अब अपना सिम लगा दिया, ऐसे कर दिया, अब क्या दिक्कत होना चाहिए? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आ रहा है सर। अब ठीक है। तो जो वाटर जो पोर्टेबल वाटर होता है और ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो मस्ट बी मॉडरेटली हार्ड होना चाहिए। मीन्स जो रिप्रेजेंटेशन है हार्डनेस का, वो कह सकते हैं कि जो दिया है, 2 यूनिट दिया है इसका, एक तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और सिंपल अदर फॉर्म जो उसका कन्वर्जन है, दैट इज यू कैन से मिलीग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर ऑफ द वाटर। So hardness, level of hardness of drinking water must be below 150 milligram of calcium carbonate per liter of, ठीक है। सो अगर यही सिंपल यहाँ क्वालिटी की बात करते हैं तो 100 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज्यादा है हार्डनेस का लेवल, सो दैट मस्ट गो फॉर सर्टेन सॉर्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर। दूसरा जो अमोनिया है, सो अमोनिया का भी लेवल दिया हुआ है यहाँ। सो अमोनिया भी कह सकते हैं कि एक्सेलेंट इंडिकेटर ऑफ सीवेज कंटामिनेशन ऑफ रिसेंट ऑरिजिन। वाटर जो है रिसेंटली कंटामिनेट, हम माइक्रोबायोलॉजिकल भी इसका बता रखे हैं कि अगर वाटर में सैंपल में इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस प्रेजेंट है तो रिसेंट कंटामिनेशन शो करता है, और अगर दोनों एब्सेंट है और क्लस्ट्रीडियम परफेरेंजिस प्रेजेंट है, उस कंडीशंस में हम अज्यूम करते हैं कि ये वाटर है इसका कंटामिनेशन लॉन्ग टाइम बैक हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इसका जो मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, प्रोटीनस मैटर है वो भी डिग्रेडेड होता है बाय द बैक्टीरियल एक्शंस इनटू द, ठीक है। दूसरा है मिनॉइड अमोनिया, ये अगेन मेजर्स ऑफ डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर का मेजरमेंट है, जो ये भी ऑक्सीडाइज होना बाकी है। अंडरग्राउंड वाटर में जनरली ये नील होता है, पोटेबल वाटर में मस्ट बी 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्रेट है, सो नाइट्रेट नॉट टू बी प्रेजेंट इन वाटर। अगेन ये जो नाइट्राइट, सॉरी नॉट नाइट्रेट, नाइट्राइट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए वाटर में। ये अगेन रिसेंट ऑरिजिन का पॉल्यूशन शो करता है, बट अगेन सम डीप वाटर जो बेल वाटर होता है उसमें ये प्रेजेंट हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट बाय द नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट बाय द, ठीक है। नाइट्रेट का नाइट्राइट में रिडक्शन से प्रेजेंट होता है, बट ये हमारे लिए बहुत मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि इसका जो नाइट्राइट का जो प्रेजेंस है, इसको अदर इंडेक्स के साथ भी जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन और अमोनिया कंटेंट के साथ जोड़ा जाता है। नाइट्राइट जो है ये ओल्ड ऑरिजिन, इफ नाइट्राइट अगर एब्सेंट है उस कंडीशंस में आप नाइट्राइट के लिए भी जा सकते हैं। ये अगेन ऑरिजिन पॉल्यूशन को भी बताता है, और इस कंडीशंस में भी इसका जो है 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन जो है ये इंडिकेटर्स है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्या कितना प्रेजेंट है, ठीक है। और अब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है, इसका भी कंसंट्रेशन 5 मिलीग्राम से ज्यादा
पर लीटर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, बट टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड नेवर प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर। वाटर जो भी है सेटिस्फैक्ट्री और होलसम और जो भी आप सेफ वाटर होता है उसको माने केमिकल कंटामिनेंट्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बैक्टीरियोलॉजिकल हमेशा एग्जामिनेशन है नीडेड टू रूल आउट हम किसी भी वाटर ड्रिंकिंग वाटर में सीवेज कंटामिनेशन को देखने के। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं जिसका चर्चा अभी हम किए थे। इसमें 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में, दैट इज द कोलीफॉर्म, फीकल स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस भी कह सकते हैं, और उसका नाम नया नाम इंटेरोबैक्टर मेरे ख्याल से है, इंटेरोबैक्टर फिकेलिस। सो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, ये 3 जो ऑर्गेनिज्म है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर माना जाता है। और मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स में भी आता है कि प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म इन वाटर सैंपल इंडिकेट्स कंटामिनेशन ऑफ, तो सिंपल है कि सीवेज कंटामिनेशन और फीकल कंटामिनेशन वहाँ होता है। तो कोलीफॉर्म आपको पहले बता रखे हैं, पता नहीं कितना याद है। सो कोलीफॉर्म यहाँ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, पेन पेपर लेके बैठे हैं तो। सर बायोलॉजिकल इंडिकेटर में लाइकेन को भी कंसीडर करते हैं ना? इसको लाइकेन को एक्चुअली जो भी ईस्ट मॉल्ड और वो सब भी जो आता है वो दैट्स आर नॉट बायोलॉजिकल इंडिकेटर। अगर आपके पास स्टोरेज जो है, ठीक है, वाटर के स्टोरेज के लिए एक पीरियड डिफाइंड है कि अगर आप 14 डेज से ज्यादा किसी भी वाटर को आप ओपन सोर्स में वाटर रिजर्वायर बॉडी में आप स्टोर करके रखते हैं तो उस कंडीशंस में ये सब इसमें ग्रो हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे नॉलेज में कोई नहीं है ये 3 इंडिकेटर्स, ठीक है। सो कोलीफॉर्म मोस्ट पोटेंट इंडिकेटर है क्योंकि कोलीफॉर्म आर ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड्स that have ability to ferment lactose at 37 degree centigrade within 48 hours. Ferment lactose and productions of acid and gas. ये इसका करेक्टरिस्टिक है। तो लैक्टोज फर्मेंटर है, एसिड एंड गैस प्रोड्यूसर्स होता है। तो इसमें भी 2 कैटेगरी है, फिकल और नॉन फिकल। एस्टेरेशिया कोलाई मेनली कंसीडर्ड एज फिकल कोलीफॉर्म, अदर्स आर नॉन फिकल कोलीफॉर्म्स, क्लेप्सिला एरोजेंस और लाइकोलाइस। और इकोलाई को बहुत बढ़िया वे में कहते हैं थर्मोटोलरेंट एस्टेरेशिया कोलाई और थर्मोटोलरेंट फिकल कोलीफॉर्म, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी प्रैक्टिकल में हम बताए होंगे कि इकोलाई को अदर कोलीफॉर्म से डिफरेंशिएट करने के लिए डिस्कशन तो जरूर किए हैं, मेरा मेमोरी में है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड एज वेल एज 44 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों पे जो इकोलाई है वो लैक्टोज को फर्मेंट करता है, एसिड एंड गैस प्रोडक्शन करता है। हाउएवर जो अदर कोलीफॉर्म्स होते हैं वो सिर्फ 37 पे ही लैक्टोज को फर्मेंट करके एसिड एंड गैस प्रोडक्शन। और इसमें कुछ विशेष है नहीं, लेकिन एक जनरल एजम्पशन होता है इसमें वाटर के केस में खासकर कि जब तक आपके पास एश्योर्ड सोर्स नहीं है अदर सोर्स अदर देन वाटर तो मान के ही चलना है आपको, लेकिन जब तक आपके पास एश्योर्ड सोर्स नहीं है कंटामिनेशन का, जब तक आप उसको दूसरा कोलीफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू एज्यूम दैट दिस इज फिकल कोलीफॉर्म, these are fecal coliform, और जो कंटामिनेशन हुआ है वो सीवेज मटेरियल से हुआ है, फीकल मटेरियल। स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस अगेन है, आप ये ऑर्गेनिज्म जो होता है कोलीफॉर्म वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट नंबर में प्रेजेंट होता है, इजीली कल्चरेबल है, इसलिए इसको बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है, ये दोनों से भी बढ़िया। और इसका अगर प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म आपके वाटर सैंपल में प्रेजेंट है जिसके बेसिस पे आप जजमेंट कर सकते हैं कि दिस वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और नॉट। पहला चीज जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है या नहीं है। और ये कंटामिनेशन हमेशा है जो रिसेंट ऑरिजिन कंटामिनेशन हो, इसको याद रखना है। जो रिसेंट कंटामिनेशन के लिए कोलीफॉर्म फिकल स्ट्रेप्टोकोकाई डेफिनेटली इससे आपका कोलीफॉर्म से इसका नंबर कम होता है फिकल मटेरियल में। बट अगेन आपका कोलीफॉर्म नहीं मिल रहा है तो फिकल स्ट्रेप्टोकोकाई को रिमूव कर सकते हैं, और अगर ये भी प्रेजेंस माना जाता है तो रिसेंट ऑरिजिन कंटामिनेशन होता है। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जैसा कि आप स्पोर फॉर्मेशन जानते हैं, दिस इज एनारोबिक स्पोर फॉर्मर ऑर्गेनिज्म। तो स्पोर फॉर्मेशन हमेशा बेनिफिशियल फेनोमेना है फॉर पैथोजेंस के लिए, और एडवर्स कंडीशंस में एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही ये फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है इसका सेल्फ लाइफ जो है ज्यादा होता है इन कंपेयर टू कोलीफॉर्म और फिकल स्ट्रेप्टोकोकाई।
अगर ये परजेंस दोनों एब्सेंट है और क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजियंस प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंटामिनेशन वाटर में हुआ है वो उस समय बहुत समय पहले भी हुआ है। कुछ ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो ऊपर का क्राइटेरिया है ये आप देख लीजिएगा बढ़िया से। ऑल वाटर्स इंटेंडेड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस must not have Escherichia coli in that sample or that drinking water. Escherichia coli or thermotolerant coliform bacteria must not be detectable in any 100 ml of the sample. तो ई कोलाई को कह रहा है सिंपली एब्सेंट होना चाहिए। अगर ट्रीटेड वाटर जो आपके पास सप्लाई हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ गया है, एस्चेरिचिया कोलाई और टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मस्ट नॉट डिटेक्टेबल इन 100 ml में नहीं होना चाहिए दोनों ऑर्गेनिज्म। ई कोलाई और अगेन ट्रीटेड वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल में है वो नहीं होना चाहिए। और लार्ज सप्लाई है वहाँ और भी कुछ इसके क्राइटेरिया है कि अगर पहला सैंपल में कुछ मिलता है 2 कंसेक्यूटिव सैंपल शुड नॉट कंटेन एस्चेरिचिया कोलाई और कोलीफॉर्म। 10 तक है कोलीफॉर्म, अगर सिंगल शॉट ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं सो 10 कोलीफॉर्म्स में भी एक्सेप्टेबल बट 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स में। हाँ जी बोल रहा है क्या? कुछ ये है फिजिकल और जो भी प्रॉपर्टी कलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो भी हैं इसके हिसाब से अगर इतना प्रेजेंट है इस अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो आपके लिए देख के ही आपको से अल्ट्रा सब्सटेंशन कंडीशन दिया हुआ है। जैसे कलर है 50 टीसीयू अगर आता है 2 कलर यूनिट तो अपीयरेंस आपका अच्छा नहीं हो आप एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते हैं। एंड टर्बिडिटी है 1:2 में आप ये एक्चुअली WHO का गाइडलाइन है, वाई का थोड़ा डिफर है इससे। ठीक है, बाकी सब लिखा हुआ है कि कितना क्या क्या प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से क्या क्या अल्टर होगा। बहुत हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ज़्यादा जरूरी है। चलिए बताइए और कुछ सब दिक्कत। कहीं कोई दिक्कत लगता हो तो बताओ। जल्दी जल्दी 12 साढ़े 12 बजे क्लास में बोर हो जाते हैं पहले ही। सुबह से बैठे रहो क्लास के चक्कर में। आशीष कुछ पढ़ रहा है क्या? यस सर पढ़ रहा बताओ कुछ है दिक्कत हो? नहीं तो पढ़ लीजिए, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे फिर दिक्कत होगा तो। हाँ सही बोले सर। और आएगा अभी वाटर ऐसे नहीं तो खत्म, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आ जाएगा। सब कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है और आगे से थोड़ा और हरीड करेंगे तो कोर्स मुझे नहीं लग रहा है खत्म हो पाएगा। इंटरनल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है बट एक्सटर्नल में अगेन फंस ना जाओ कहीं। ऑफलाइन होगा क्या लगता है? ऑनलाइन होगा तो नहीं फंसेंगे। पिछले साल ऑनलाइन होगा। नंबर कम आता है लेकिन ऑफलाइन में ज्यादा नंबर आएगा, मेरा अपना विश्वास करता है ऑनलाइन के कंपेयर में। इस बार भी आप लोग 2 दिए हो ना, आप लोगों का परफॉर्मेंस ऑनलाइन में ही बढ़िया है। कुछ लोगों को ऑफलाइन में सर, ऑफलाइन में सर अच्छा नहीं हो पाता। ऑफलाइन में ही अच्छा गया है, ऑनलाइन में अच्छा नहीं गया। अटेंडेंस ले लिया है कोई कि नहीं लिया है कि हम ले लें? ले लिया सर। चलिए ठीक है, ओके ठीक है, टेक केयर, थैंक यू बढ़िया से रहिए, सुरक्षित रहिए, बचे हुए रहिए, है ना? कॉपी चेक हो गया सर? हैं? कॉपी चेक हो गया है? अब यार मुझे नहीं पता है, जो फैक्ट है मुझे नहीं पता है। हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। बट कुछ लोग का बहुत गंदा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं कुछ लोग, मुझे नहीं पता कि ऐसा उम्मीद नहीं लगता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं मैक्सिमम शेयर करें। चलो मिलते हैं फिर, कॉपी चेक हो जाएगा डेफिनेटली, आपको बताया जाएगा, है ना? ओके ओके थैंक यू सर। ओके।